नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अब एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए जो कंबाइंड वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये आगामी वीडियो आप लोगों के लिए आज ये 11वीं वीडियो है। आशा करते हैं कि इससे पहले की सभी वीडियो आपने देखा ही होगा। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज को जो है उनको फॉलो करना है जिन्हें एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है ना। और वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे चीज़ जो है इसका एक्सप्लेनेशन मैंने मौखिक रूप से आपको देना है वीडियो के अंदर। तो इन चीज़ों से आप वंचित न रह जाओ, इसके लिए वीडियो शुरू से अंत तक देखा कीजिए। सिर्फ पीडीएफ पढ़ने से उतनी फ़ायदा नहीं होगी जितनी आपको वीडियो देखने और साथ ही साथ पीडीएफ के साथ रिवीजन करने से होगी। दोस्तों, ये कंटेंट वैसे ही प्यूरिफाइड रहता है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की संभावना होती है, और पास्ट में आए हैं, ये बात आप देखे ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको पीडीएफ से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो ये जो आप मोबाइल नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, या फिर डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करेगा, आप मैसेज लिखिएगा, आपको पीडीएफ के बारे में सभी जानकारी दे दी जाएगी, चाहे तो इस क्लास की, चाहे तो पास्ट 57 की, या फिर जो बीएसएससी के लिए चलाया जा रहा है उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला जो हमारा प्रश्न है, जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के कुल कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन द जीएसटी काउंसिल? तो जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर होते हैं, है ना। जीएसटी काउंसिल में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? तो आप बताएंगे 33 होते हैं। ये आते कहां से हैं? तो स्टेट प्लस यूटी मिला के कुल कितने मेंबर को कवर करते हैं? तो 31, ठीक है। और ये जो 2 मेंबर है ये आपका कहां पे आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, ठीक है। तो ये भी उस प्रकार से जो है आपका 33 मेंबर टोटल होते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 और केंद्र और यूटी मिला के 31 आते हैं, ठीक है। जीएसटी परिषद की चर्चा की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 279A में किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जीएसटी काउंसिल जो जीएसटी परिषद होते हैं इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के जो करंट वित्त मंत्री होते हैं उन्हीं के द्वारा किए जाएंगे। जैसे वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी जो है ये भारत के वित्त मंत्री हैं, तो इन्हीं के द्वारा जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता जो है इनका कार्यभार संभाले जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इस प्रकार की संस्था आपको एक तो राज्यसभा देखने को मिलता है, जो आपको मतलब ये बाहरी जो लोग हैं, जो बाहरी पद के पदासीन पदाधिकारी हैं, वो इसमें जो है अध्यक्षता संभालते हैं, भारत के वाइस प्रेसिडेंट महोदय संभालते हैं। इसके अलावा एक आपका नीति आयोग, ये सबसे प्रचलित है नीति आयोग की अध्यक्षता जो है पीएम के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ एक चीज है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, है ना। यह किस प्रकार के टैक्स हैं? तो इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। आपका टैक्स 2 प्रकार के, एक डायरेक्ट होते हैं और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसकी जो आपका मतलब क्या होता है, जैसे बिक्री कर वगैरह इसी में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कई सारे टैक्सों के मिला के जो हम जीएसटी इकट्ठा लाए इंडिया के अंदर। और डायरेक्ट टैक्स का सीधा साधा उदाहरण अगर आपने अपने हिसाब से सोचना है, ये समझ में भी आएगी, तो जो आयकर होती है इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। इसे आप डायरेक्ट सरकार को पे करते हो अगर आप सैलरीड पर्सन वगैरह हो या फिर किसी भी अन्य स्रोत से कमाते हो, और इनकम टैक्स जो आप पे करते हो तो डायरेक्ट सरकार को पे करते हो। तो ये डायरेक्ट हो गया। बाद में बहुत सारे इनडायरेक्ट को मिला के जो है जीएसटी बनाया गया था। तो अर्थात जीएसटी भी क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। जीएसटी की स्लैब की बात करेंगे, जो नॉन एक्टिव है जिसपे जीएसटी लागू नहीं होती, तो वहां 0% की बात करते हैं। बाद में 5, 12, 18 और 28% की बात करी जाती है। इसके अलावा भारतीय राज्य असम में सबसे पहले जीएसटी वाली बात आई थी, है ना। तो सबसे पहले जीएसटी भारत की बात करेंगे तो असम आपका आंसर हो जाएगा। जीएसटी से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन सी है? 101वां, है ना। आपके काफी ट्रेंड में रहता है 102वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, है ना, 101वां संविधान संशोधन। ये काफी ट्रेंड में रहता है, इन चारों को जरूर ध्यान रखिएगा। 101वां जीएसटी से हो गया था, है ना। 102वां ओबीसी से हो गया था। किससे हो गया था? ओबीसी से। 103वां किससे हो गया था? ईडब्ल्यूएस से, है ना। इकोनॉमिक वाला जो वीकर सेक्शन है, जो सामान्य वर्ग के लोग इस स्लैब में आते हैं, जहां पे 10% के आरक्षण दिए जाते हैं, है ना। और 104वां आपका एंग्लो इंडियन से है, जो आपके लोकसभा और राज्य के विधानसभा में जो एक पद्धति थी कि भाई विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन गवर्नर के द्वारा और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा डिप्यूट किए जाते थे, ये वाली सिस्टम को समाप्त किया गया। साथ ही साथ जो SC प्लस ST जो इनके जो आरक्षण है, इनके आरक्षण में 10 वर्षों के लिए और बढ़ोतरी कर दी गई। तो ये दोनों बात हुआ आपका कौन सा संविधान संशोधन? तो 104वां संविधान संशोधन। तो ये जो 4 संविधान संशोधन है काफी इंपोर्टेंट है। और हम बात कर लें तो 86वां 2002 में शिक्षा से संबंधित था, है ना। इसके अलावा आपका जो चुनाव का उम्र सीमा जो है 18 किया गया, ये वाला, ये सब जो आपके
आपके संविधान संशोधन है, काफी काम के हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत और किस देश के बीच जनवरी 2023 में वीर गॉर्जियन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास संचालित किए गए? देखिए वीर गॉर्जियन नामक जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये आपका किया गया है जापान और भारत के बीच में। ये वायुसेना का संयुक्त जो है आपका एक्सरसाइज है ना, भारतीय वायुसेना और जापान की वायुसेना। यह सैन्य अभ्यास कहाँ पे कराए गए? तो ये जापान में कराए गए हैं। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है जगह का नाम डायरेक्ट, कहाँ पे कराए गए हैं? तो जापान में। भारत और अमेरिका के साथ कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास होती है? और भी होते हैं, लेकिन वज्र प्रहार भी होते हैं, मालाबार भी होते हैं, है ना। लेकिन वज्र प्रहार यहाँ पे अमेरिका से सेपरेट होता है। मालाबार जो होता है वो क्वाड देश का जो है आपका सैन्य अभ्यास है। तो क्वाड में 4 गो देश है जिसकी जिक्र मैं अभी आप कर दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए अमेरिका के साथ वज्र प्रहार होता है। भारत और ओमान के साथ जो है पूर्वी ब्रिज है ना, पूर्वी ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज इसका नाम दिया गया अंग्रेजी में, है ना। पूर्वी ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास होता है। क्वाड देश का सैन्य अभ्यास मालाबार है, है ना। तो ये क्वाड देश में 4 गो देश का गुट है। क्वाड में आपसे डायरेक्टली कई बार पूछा जाता है कि भाई क्वाड के देश कौन कौन से हैं? तो एक तो अपना इंडिया है, एक हमारा यूएसए है ना, एक जापान है और एक आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देश है आपके क्वाड के सदस्य। तो इनके जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं इनका नाम मालाबार दिया गया है ना। केरल के तट को मालाबार कहते हैं, आप सभी जानते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच जो सैन्य अभ्यास होते हैं सिम्बेक्स होते हैं। हैंड इन हैंड, सूर्य किरण, ये सब पुराना हो गया। मैत्री, गरुड़, है ना। अब यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, अब जो है ये इस सब से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा पुर्तगाली अल्कबुर्क ने मलक्का क्षेत्र पर अधिकार कब किया था? देखिए पुर्तगाली सबसे पहले इंडिया में आए थे 1498 ईस्वी के समय में जो है भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है वास्को डी गामा। इनके नाम पे भारत में शहर भी है वास्को, है ना। वास्को पटना एक्सप्रेस भी चलती है, जैसा कि मैंने कल भी इस बात को बताया था, ठीक। तो जो पुर्तगाली का जो आपका वायसराय था अल्बुकर्क, है ना। तो इन्होंने जो है मलक्का एक क्षेत्र है जो उस समय के मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित क्षेत्र को मलक्का नाम दिया गया था, ठीक। तो 1511 में अल्बुकर्क ने इस पे अधिकार किया था, ठीक है। इसके अलावा भारत आने वाले प्रथम पुर्तगीज कौन है? वास्को डी गामा 1498। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करता है कि वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आए? तो 1502, है ना। आगामी दिन के लिए तिबारा भारत कब आया? तो 1524, है ना। और जब तीसरी बार भारत आया वास्को डी गामा तो यहाँ जो है इनकी मृत्यु हो गई 1527 में और इनको जो है कोचीन के अंदर ही दफनाया गया, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है कि एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि वास्को डी गामा की मृत्यु या फिर कहाँ दफनाया गया है। जब भाई बहादुर शाह जफर को पूछ सकता है, जब बाबर को पूछ सकता है, तो इनको क्यों नहीं पूछ सकता? सिंपल सी बात है ना। आपने एक क्वेश्चन और देखा होगा एग्जाम में कि भाई राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है ये देश के बाहर हुआ था। अब ये भी जानते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसके अलावा पुर्तगाली साम्राज्य के प्रथम वायसराय कौन बना? ये तो सिर्फ आए, है ना, लेकिन जो वायसराय की पोस्ट पे काबिज हुआ ये फ्रांसिस्को द अल्मेरा, इनका नाम है, फ्रांस जैसे नाम है लेकिन है पुर्तगीज, फ्रांसिस्को ड अल्मीरा। ये कब से कब तक रहा वायसराय पुर्तगाली समाज के? 1505 से 1509, ठीक है। ये जो है पुर्तगाली साम्राज्य के भारत में प्रथम वायसराय रहा। लेकिन यहाँ भी ये क्लू है कि अगर आपको वास्तविक वायसराय पूछा जाता है कि भाई पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क, जिससे ये क्वेश्चन का बेस बना है कि भाई मलक्का पे कौन अधिकार किए, तो अल्बुकर्क, है ना। तो ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक फाउंडर थे, ठीक है। वैसे पहले जो है आपका फ्रांसिस्को बना था, ठीक है। तो इसके अलावा एक आपने क्वेश्चन और एसएससी में अटेंड किए होंगे, ये जो अल्फांसो है ये किसकी प्रजाति है? तो बताइएगा, आम की प्रजाति है अल्फांसो, ठीक है। इसके अलावा 1509 से 1515 तक जो है अल्बुकर्क की शासन रहा था। इन्होंने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है कृष्णदेव राय से भूमि प्राप्त की थी ये किला निर्माण के लिए भटकल में, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे इस क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज में बना के आपसे पूछूं, 1 मिनट के लिए समझ लीजिए, मैं एग्जामिनर हूं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि किस फ्रांसीसी गवर्नर को कृष्णदेव राय ने किला निर्माण हेतु भूमि प्रदान की थी, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना भैया। इसके अलावा अगला हमारा पॉइंट, पुर्तगाली ने अपनी पहली बस्ती कोचीन में स्थापित करी थी कब? 1503 में। पुर्तगाली भारत में प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण इत्यादि की प्रचलन को जो है शुरू करा था। इसके अलावा चरी नृत्य किस राज्य के महिलाओं के द्वारा किया जाता है? चरी डांस इज परफॉर्म्ड बाय द वुमेन ऑफ व्हिच स्टेट? तो ये राज्य
राजस्थान का मुख्य नृत्य है चरी नृत्य। इसमें महिलाओं जो है पानी भरने वाली जो बर्तन होती है उस पे नृत्य करती है ना। राजस्थान में महिलाओं के द्वारा होती है। चरी नृत्य की नृत्यांगना सर पर जले हुए दीपक के साथ नृत्य करती है ना, पानी भी रहता है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य प्रमुख नृत्यों में घूमर है, कलबेलिया है, चांग है। कलबेलिया को गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है। 2 करोड़ बार इसका पूछा गया है कि किसको कहा जाता है, तो गुलाबो सपेरा का, है ना। इसके अलावा राजस्थान के अंदर बहुत सारे कठपुतली भी है जो मैं पहले बता रखा हूँ, वो ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। इसके अलावा नागालैंड के प्रमुख त्यौहार में आएंगे। अब मैं यहाँ पे नागालैंड, मेघालय, है ना, 2-3 स्टेट, सिक्किम वगैरह, मणिपुर वगैरह, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, इतना समझा चुका हूँ। कल मैंने लद्दाख भी समझा दिया था उस वाले वीडियो में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। आज मैं यहाँ पे नागालैंड और मेघालय। नागालैंड के प्रमुख त्योहारों में आएंगे तो कुकी नृत्य। कुकी देखिए, जब आप क्रोम से ब्राउज करते हैं तो कुकीज कंट्रोल का मैसेज आता है ना पॉपअप में, है ना, तो यही वाला कुकी नृत्य है। नागालैंड के प्रमुख नृत्य कुकी। मयूर नृत्य है। अलायट्टू, अलायट्टू नाम से ऐसा लग रहा है कि ये साउथ का नृत्य है, लेकिन जो है गच्चा नहीं खाना है, ये नागालैंड का है। जेलियांग, मोयासाई, ये सभी के सभी आपका जो है नागालैंड के नृत्य और त्योहारों में से हैं, ठीक है ना। ये मोयासाई है ना, इसी प्रकार से आपके मन में आ रहा होगा याओ सांग, इसी प्रकार से थोड़ा सा बोल के देखिए, लग तो रहा है इसी, ये भी है ना प्रोनाउंसिएशन, अरे बड़ा क्रिटिकल रहता है। तो ये जो याओ सांग है ये मणिपुर का है, ठीक है। इसके अलावा मेघालय की प्रमुख नृत्य में, है ना, अब मेघालय में आते हैं। मेघालय के प्रमुख नृत्य में बेहदीन खलम, ये पूछा भी गया था पिछले एसएससी एग्जाम में। नोंगक्रेम, बांग्ला महोत्सव, चाड सकुरा, ये जो है आपका फसली त्योहार है वहाँ का, है ना, फसली त्योहार है चाड सकुरा। ये सभी के सभी आपके मेघालय में जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है भैया, है ना। मेघालय में देखिए नोंगक्रेम फेस्टिवल हो गया, और एक नोकरेक है, नोकरेक, नोकरेक, है ना, आरक्षित क्षेत्र कहिए, है ना, या फिर नेचुरल साइट कहिए, नोकरेक है। और ये नोंगक्रेम जो है ये त्योहार है, दोनों में काफी जो है कंफ्यूजन है, ठीक है। इसके अलावा बीरागासे, बीरगस्से या बीरागासे, करगा, यक्षगान, ये कहाँ पे मिलेगा, कर्नाटक के हैं, कर्नाटक के हैं। नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश में, ब्रिटा डांस पश्चिम बंगाल में, ड्री फेस्टिवल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। ये तीनों अलग से इसलिए रख लिया, अलग अलग राज्यों का इकलौता, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है भाई, ध्यान रहेंगे। इसके अलावा अगला द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 जीवनजोत सिंह तेजा को किस खेल में दिया गया। जीवनजोत सिंह तेजा को तीरंदाजी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तीरंदाजी के अंदर। मैंने आपको बता रखा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 के लिए कुल 7 जन को दिए गए, जिनमें से 4 रेगुलर श्रेणी में और 3 लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस अवार्ड में, है ना। वैसे तो रेगुलर श्रेणी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि रेगुलर श्रेणी में कितने, तो 4 ही बताना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट 3, टोटल हो गए 7, है ना। इसके अलावा जीवनजीत सिंह तोजा तीरंदाजी, मोहम्मद अली कमर मुक्केबाजी, सुमा सुधार सुरुड़ पैरा शूटिंग, सुजीत मान को कुश्ती में। श्री दिनेश जवाहरलाल काफी बार एग्जाम में आया क्रिकेट से, क्योंकि ये जो आपका रोहित शर्मा है उनको कभी जो है कोचिंग दिए हैं। श्री विमल प्रभुल घोष फुटबॉल से, श्री राज सिंह कुश्ती से। तो ये आपके सामने 7 है जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य की शुरुआत जो है 1985 में होता है। ये खाली प्रशिक्षक, खाली कोच को ही दिया जाता है, किसी खेलते हुए खिलाड़ी को नहीं दिया जाता। वर्ष 2022 के लिए 25 जन को अर्जुन पुरस्कार और 1 जन को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। कल हमने बताया था कि भाई 75 टीचर को इस टीचर दिवस के जो अवसर पे आपको टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, टीचर्स अवार्ड जो 2023 में बांटे गए हैं ये 75 टीचर को दिया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसके अलावा भारत में राज्य तथा उससे राज्य में प्रचलित खेल से संबंधित मिलान कीजिए कि भाई किस राज्य में जो है स्थानीय खेल के तौर पे हम इसे जानते हैं, आपको मेल करना है। यहाँ पे वेल मैच्ड है, इसीलिए आप आंसर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं देख रहे हैं। धोप खेल, ये धोप खेल जो है ये असम में होता है। ये कबड्डी के जैसा ही खेल होता है, लेकिन ये बॉल के सहारे खेला जाता है, ठीक है। होता है कबड्डी के जैसे, लेकिन इसमें बॉल का इस्तेमाल होता है। धोप खेल ये असम में होती है ना। इसके अलावा खेल से संबंधित असम में बहुत कुछ है। आपने नृत्य का नाम रखना है, खेल गोपाल, कली गोपाल, है ना। ये खेल गोपाल एक नृत्य भी है असम में, तो आप वहां से धोप खेल को याद रख सकते हो। इसके अलावा मलखंभ, ये तो समझ गए होंगे, काफी पॉपुलर होता जा रहा है। मलखंभ
मलखम्ब जो है युवाओं का जो है फेमस खेल बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है बॉडी बिल्डअप हो जाती है ना। एक तरीके से जिम कर रहे हो आप, एक ऐसा पाइप होता है, इस पाइप के सहारे योगा के कई सारे आसन हवा में किए जाते हैं अपने जंघा वगैरह में, इस पाइप को है ना फंसा के, है ना। आपने देखा होगा एक बार SSC CHSL एग्जाम में इसका इमेज ही दे दिया था, किस प्रकार से एक आदमी बना दिया था, है ना, ये आदमी मान लो, है ना, और बोल रहा था कि ये किस खेल का जो है ऊपर में चित्र है, तो मलखम्ब का, इस प्रकार से। इसके अलावा गतका, ये गतका पंजाब में है, मार्शल आर्ट के फॉर्म होते हैं, है ना। तो ये तीनों को मैं लिख रखा हूं जो मैंने मौखिक रूप से बताया। बाद बाकी थांगटा जाएंगे तो आपका मणिपुर का मार्शल आर्ट है, लाठी जाएंगे तो पश्चिम बंगाल का मार्शल आर्ट फॉर्म है, कलारिट्टू जाएंगे तो ये कलारपट्टू, तो साउथ में चले जाएंगे, ये भी मार्शल आर्ट फॉर्म है। इसके अलावा 1955 में किस समिति के गठन किया गया था जो ग्रामीण और लघु उद्योग के लिए रिपोर्ट दिए थे, ठीक है, मतलब कौन से समिति जो है ग्रामीण और लघु उद्योग पे कार्य करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था 1955 ईस्वी के दौरान। इस समिति का नाम है भैया करवे समिति। करवे समिति 1955 में ग्रामीण और जो आपका छोटा उद्योग है उस पर जो है रिपोर्ट या फिर कार्य किए थे स्थापित होकर। वर्ष 2014 में रंगराजन समिति आया था, ये किस लिए आया था, गरीबी मापन के लिए जो है पद्धति की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था। नरसिम्हा समिति 1991 में भारत में बैंकिंग सुधार के लिए आया था। स्वर्ण सिंह समिति ये आपका 1976 में भारत में मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो आपका मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसमें यही समिति जो है कार्यरत है, स्वर्ण सिंह समिति। तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा से संबंधित है। अशोक राय मेहता तथा बलवंत राय मेहता, दोनों मेहता बंधु जो है ना, मेहता सरनेम वाले, ये आपका कहाँ है, ग्राम पंचायत से संबंधित है, जिसमें बलवंत राय मेहता को हम त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए याद करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में मैंने आपको बताया था सबसे लो लेवल पे कौन होता है, सबसे हाई लेवल पे जिला परिषद, सबसे लो लेवल पे ग्राम पंचायत। इस प्रकार से शिवरमन समिति की अनुशंसा पे नाबार्ड की स्थापना 1982 में होता है ना, कृषि सेक्टर के। इसके अलावा हिल्टन यंग आयोग के आधार पे जो है RBI की स्थापना 1935 में होती है ना। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करें। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने हेतु किस खिलजी शासक ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी, है ना, तो ये अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी। रजा मुराद इसका रोल निभाया है। आप जब पिक्चर देखोगे पद्मावत तो आपको जो है समझ में आएगा, और खिलजी का रोल जो है ये दीपिका के हस्बैंड निभाया है ना। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसकी शासन अवधि की बात करेंगे 1296 से 1316 ईस्वी तक होता है। डायरेक्ट शासन अवधि भी कम से कम 10 टाइम एग्जाम में रिपीट गए हैं पिछले 1 साल के दौरान। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण कार्यों में आएंगे तो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाले पहले सुल्तान, सल्तनत कालीन बाजार विनिमय प्रणाली शुरू किया था, अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, सीरी का किला का निर्माण करवाया था। ये सभी के सभी कृत्य जुड़े हैं किससे, अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अलाई दरवाजा कहाँ पे है, अगर आपसे कोई पूछे तो बताइएगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कुतुब मीनार के पास है ना, उसकी दक्षिणी प्रवेश द्वार को हम अलाई दरवाजा कहते हैं। इसमें बहुत सारे क्लू हैं, अगर आपसे पूछे कि भाई कुतुब मीनार को और क्या कहते हैं तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी कह देते हैं, क्योंकि यहीं पर स्थित है, ठीक है। और इसी प्रांगण में स्थित है आपका अलाई दरवाजा, साउथर्न वाला जो गेट है उधर, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा बहुत। कुतुब मीनार तो जानते हैं ना, ऐबक और इल्तुतमिश के सहयोग से बना था। ऐबक ने नींव रखा, इल्तुतमिश ने बनवाया, है ना। इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक हैं जिन्होंने जीतल और टका चलाया था, जीतल तांबा का और टका चांदी का, है ना, मुद्रा चलाया। इल्तुतमिश ने पटना में एक शिक्षा केंद्र की स्थापना किए थे, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बहुत सारे बच्चे इसको आंसर नहीं मारेंगे, इन्होंने सोचेंगे कि इल्तुतमिश दिल्ली पे था तो पटना क्या करने जाएगा, लेकिन किया था। इसके अलावा इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाए थे, मैंने अभी बताया। तुर्कान ने चियलगानी दल का गठन भी किया था, कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश रजिया के पिता है, रजिया जो है सल्तनत पे प्रथम महिला शासिका जिन्होंने कमान संभाली थी। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग हेतु दीवान ए कोही जो कृषि से रिलेटेड था इस विभाग की स्थापना करवाया था। इसके काल में इब्न बतूता भारत आया था। इसके अलावा भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के प्रयास भी किए थे, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शासक हुआ करता था उस समय के। इसके अलावा नहर निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट करा, लेकिन बड़े पैमाने पे फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है।
इसके अलावा तुगलक वंश ने अपनी राजधानी को टेम्पोरली दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर लिया था, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखें। इसके अलावा सिजदा और पैबोस जो है ना, जो भाई क्या होती थी, तो जो है राजा को सर्वोच्च स्थान देने के लिए, ताकि जो है राजा का मान बढ़ा रहे, इसके लिए चालू करा गया था। ये किसके द्वारा? बलबन के द्वारा, है ना। अब बलबन ने नवरोज त्योहार भी चलाया था जो पारसी त्योहार है ना, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे बलबन के नाम से, ठीक है भैया। अगला प्रश्न है हमारा, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस वर्ष में हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था 618 ईस्वी में। कौन? चालुक्य शासक, कौन? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के यह युद्ध जो है किस नदी पे हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताइएगा नर्मदा नदी पर हुआ था। इस प्रकार के 3 प्रश्न है। सिकंदर और राजा पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, है ना, तो ये हाइडेस्पीड या इसे विस्तता का युद्ध कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो झेलम नदी है इसे वितस्ता नदी भी कहते हैं प्राचीन काल में, वैदिक काल में, है ना। तो या फिर इसे हाइडेस्पीड कहिए या फिर वितस्ता का युद्ध कहिए। ये सिकंदर और राजा पुरु या पोरस के बीच में कहां पे? झेलम नदी या वितस्ता नदी के किनारे 326 बीसी में हुआ था, ठीक है। फिर दोनों में संधि हो गई थी। इसके अलावा दसराज युद्ध, 10 राजा और सुदास के बीच एक युद्ध होता है जो रावी नदी के तट पे होता है, और रावी नदी को हम पुरुषनी नदी भी कहते हैं, ठीक है, पुरुषनी नदी भी कहते हैं हम रावी नदी को, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। एक आस्किनी नदी है, आस्किनी नदी है, इसे हम चिनाव को कहते हैं, आस्किनी नदी, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी 2023 के उपविजेता कौन है? हु इज द रनर अप ऑफ दिलीप ट्रॉफी 2023? तो ये वेस्ट जोन है ना, पश्चिमी भाग जो है आपके दिलीप ट्रॉफी 2023 के विजेता रहे हैं। देखिए जो पिछले साल दिलीप ट्रॉफी को जीता था, सबसे पहले तो ये क्रिकेट से संबंधित है, आप सभी जानते हैं, दिलीप ट्रॉफी, डेवलर ट्रॉफी, है ना। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सभी के सभी क्रिकेट से संबंधित है, एशेज श्रृंखला, ये सभी के सभी, ठीक है। तो ये जो दिलीप ट्रॉफी इस बार का करंट वाला है, वेस्ट जोन ने जीता है। दिलीप ट्रॉफी 2023 का फाइनल मैच कहां पे हुआ? आजकल फाइनल मैच जो स्टेडियम है ना, ये काफी ट्रेंड में है, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, यहाँ पे मेन मैच भी होता है इंडिया का, आप देखे ही होंगे कई बार। इसके अलावा इसमें जो मतलब ये जो मैच है, ये जो वेस्ट जोन जीता है, ये किसे हराया है? साउथ जोन को 75 रन से। साउथ जोन ने, माफ कीजिएगा एक सेकेंड, उपविजेता पूछा होगा फिर इस क्वेश्चन का, हाँ उपविजेता पूछा है। उपविजेता वेस्ट जोन है, लेकिन जो विजेता है ये आपका साउथ जोन है ना। दिलीप ट्रॉफी 2023 का विजेता साउथ जोन, उपविजेता वेस्ट जोन। मैच कहाँ हुआ फाइनल वाला? चिन्ना स्वामी स्टेडियम, कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। वर्ष 2022 का दिलीप ट्रॉफी के विजेता कौन है ना। अब ये 2023 का था लेटेस्ट वाला, लेकिन एग्जामिनर चालाक है तो 2022 वाला ना आपको पूछ के कंफ्यूजन में डाल दे, है ना। तो 2022 वाला अगर पूछेगा तो उल्टा कर दीजिएगा। जो इस बार का विजेता है वो उपविजेता था, पहले साउथ जोन भी उपविजेता था पिछले साल, और पिछले साल वेस्ट जोन विजेता था, लेकिन इस साल साउथ जोन जो है रनर विजेता बन गए हैं, विनर, और रनर अप बन गया आपका वेस्ट जोन, ठीक है। तो ये दोनों जो है अदला बदली हुआ है, तो याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। संतोष ट्रॉफी 2023 ये फुटबॉल से संबंधित है। 2023 के विजेता कर्नाटक है, 54 साल के बाद जीता था, मेघालय को हरा के। अंतिम मैच जो है सऊदी अरब के रियाद में हुआ था, ध्यान रखेंगे, है ना, नहीं तो संतोष देख के जो है मेघालय में मैच नहीं करवा देना है। इसके अलावा डूरंड कप 2023 के विजेता मोहन बगान जॉइंट्स है, ये उपविजेता कौन है? ईस्ट बंगाल, इसको हराया है, और ये मैच कहां पे हुआ है? कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में हुआ है। तो ये सभी के सभी बात ध्यान रखेंगे, परसों क्लास में मैंने इस प्रश्न को स्पेशली बताया था। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 के विजेता हिमाचल प्रदेश है, उपविजेता कौन है? तमिलनाडु है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता सौराष्ट्र हैं, उपविजेता कौन है? बंगाल है। इससे पहले वाला रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे 21-22 वाला, तो उसके विजेता मध्य प्रदेश था, महाराष्ट्र को हरा के पहली बार, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध जेवलिन थ्रो के भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की जीवनी द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, या फिर कौन लेखक है इस पुस्तक के, जो नीरज चोपड़ा के जीवनी पर आधारित है ना। तो ये नवदीप सिंह गिल, ये शुभमन गिल, कोई है नहीं भाई, मैं ऐसे ही ये बोल दिया हूं, ये नवदीप सिंह गिल ने लिखा है ना। इसके अलावा एक पुस्तक का नाम है बोस समझ गए होंगे, नेताजी का बात हो रही है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इक्विवेंट नेशनलिस्ट के लेखक चंद्रचूड़ घोष हैं, और ये काफी पॉपुलर हैं चंद्रचूड़ घोष। इसके अलावा सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम ए सेकेंड्स होप है ना, ये पूछा गया है पास्ट में, अब भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे है, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है,
है ना। BVS लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड है। कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है। साइना नेहवाल की किताब जो है प्लेइंग टू विन है। तो ये कुछ एक किताब है खिलाड़ियों के, भारतीय खिलाड़ी के, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एशियन गेम 2023 में स्वर्ण पदक जीता है कौन? आपका नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा। कितना मीटर भाला फेंका है? ये मीटर पूछता है तो 88 बहुत अच्छा आंकड़ा है, आपको याद रखने में थोड़ी भी कंफ्यूजन नहीं है, 4 को 8 है ना। इसके अलावा भाला फेंक में एक और पदक आया किशोर जेना के नाम से। ये जो जेना सरनेम है ज्यादातर उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है। किशोर जेना ने एक और जो है पदक जीत करके लाया रजत पदक, है ना। तो इस बार जो है आपका एशियन गेम में भाला फेंक के अंदर 2 पदक प्राप्त हुआ, गोल्ड और रजत। इसके अलावा हंटर कमीशन की नियुक्ति के समय भारत का गवर्नर वायसराय कौन था? हंटर कमीशन। देखिए एक हंटर आयोग है और एक हंटर कमीशन है। तो हंटर कमीशन की नियुक्ति जो है ये 1882 में हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। चूंकि आप जानते हैं कि 1881 से हमारे यहाँ सेंसस जो है, जनगणना जो है ये हमारा लगातार होता है, ठीक है। 1881 से रिपन के समय, तो उसी से अगला साल 82, तो रिपने के समय जो है आपका हंटर जो है आपका कमीशन लाया गया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आपसे पूछते हैं 1878, आर्म्स इंडिया एक्ट 1878, ये दोनों आया था लिट्टन के समय, लिट्टी के समय, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि जो आर्म्स इंडिया एक्ट है, भारत आयुध अधिनियम है, ये 1959 में भी आया है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। अगर अंग्रेज के टाइम का बात करेगा तो 1878, आजादी के बाद करेगा तो 1959, है ना। प्रथम सांप्रदायिक चुनाव कब हुआ था? 1909 में, मॉर्ले मिंटो, है ना, के काल में। मॉर्ले थे भाई सचिव उस समय के, और मिंटो थे आपका कौन? वायसराय कह सकते हैं। सती प्रथा का अंत जो है 1829 में विलियम बेंटिक के काल में हुआ था। 1857 का विद्रोह कैनिंग के काल में हुआ था। राज्य हड़प नीति, रेल की शुरुआत डलहौजी के काल में 1848 में हुआ था, है ना। और जो रेल की शुरुआत है 1853 में हुआ था। राज्य हड़प जो है 1848 में सतारा को किया था। इसके अलावा बंगाल विभाजन 1905 करजन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन निरस्तीकरण 1911 हार्डिंग के समय हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 जेम्स फोर्ड के समय हुआ था। तो ये कुछ एक बात जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो ये कैडमियम का अयस्क है आपका ग्रीनोकाइट, ठीक है। ग्रीनोकाइट जो ओर है ये कैडमियम का है। लोहा का प्रमुख अयस्क की बात करेंगे, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। लोहा का निष्कर्षण किससे होता है? तो आप बताएंगे कि निष्कर्षण जो है ये आपका हमारा होता है भाई हेमाटाइट से, ठीक। इसके अलावा तांबा का अयस्क मैकेलाइट, पायराइट्स। चांदी का अयस्क हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, है ना। इसके अलावा पारा का अयस्क अकलौता सीनाबार, और भी है लेकिन ये ज्यादा पूछता है। सीसा का अयस्क गैलेना, इसे भी एकलौता समझ लीजिए। क्रोमियम का अयस्क क्रोमाइट, इसे भी एकलौता समझ लीजिए। ये काफी बार रिपीट किए गए हैं इसीलिए एकलौता वाला इधर है। इसके अलावा एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, ये ज्यादा पूछा जाता है। बॉक्साइट का उत्खनन सबसे ज्यादा इंडिया में ओडिशा में होती है। इसके अलावा कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, ये सभी जो है एल्युमिनियम के ही अयस्क है, माफ करना दोस्तों। इसके अलावा केसेरीटाइट, केसेटीराइट, इस प्रकार से नाम है भाई। टीन का अयस्क है ना, टीन SN, है ना। इसके अलावा कैडमियम का इस्तेमाल कहाँ होता है? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में होता है। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम और बोरॉन का क्षार जो है नियंत्रक क्षार के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा प्रसिद्ध खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था। खेरा का युद्ध किसके किसके बीच? साहू और ताराबाई। आप समझ गए होंगे कि किस वंश से है ना। तो इसमें जीत किसकी हुई थी? साहू की जीत हुई थी। सरहिंद का युद्ध 1555 में मुगल और सिकंदर सूर के बीच में हुआ था। सरहिंद का युद्ध, देखिए जो लेटेस्ट जो ज्यादा प्रचलित युद्ध है वो मैं सब बता चुका हूं, ताकि मुझे लगता है जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं तो जो एग्जाम में युद्ध आएगा वो छोड़ के नहीं आएगा। अब मैं आंतरिक युद्ध बताता हूं जो से पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं तो मैं बढ़ जाऊं आगे। चलिए फिर से कर देता हूं नए बच्चे के लिए। प्लासी का युद्ध 1757 सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। बक्सर का युद्ध 1764 मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, है ना। इसके अलावा अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, इनके त्रिगुटी सेना, और इधर से आया कौन? मुनरो, हेक्टर मुनरो, अंग्रेज के तरफ से इनके बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। विजेता कौन हुआ? मुनरो। इसी युद्ध के बाद 1765 में कौन सा? इलाहाबाद की संधि, है ना। इलाहाबाद लिखिए, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि हुई थी लेकिन मुनरो के साथ नहीं हुई थी, इसीलिए लिखना जरूरी है। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था, ठीक है भाई। इसके अलावा
खानवा का युद्ध 1527, मैंने बाबर के चारों बता दिए हैं, लेकिन ज़्यादातर खानवा का पूछा जाता है कि किसको हराया था, तो राणा सांगा को हराया था, है ना। फिर आपने चंदेरी मेदिनी राय को हराया था, फिर आपने घाघरा नुसरत शाह को हराया था, फिर आपने पानीपत की प्रथम इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। तो ये बाबर की 4 युद्ध है। इसके अलावा तराइन की 2 प्रथम लड़ाई 91-92 में होता है, दोनों में सेम कैरेक्टर होते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब एक बार छोड़ के जो है, हम होते तो नहीं छोड़ते, है ना। चौहान साहब दयाशील भावना के भी थे, छोड़ दिए, और अगले साल जो है फिर से युद्ध हुआ जिसमें जो है चौहान साहब की हार हुई थी, है ना। और दोनों में कैरेक्टर समान थे, पृथ्वीराज चौहान और आपका जो है मोहम्मद गोरी, है ना। एक बार जो है चौहान साहब की विजय और एक बार जो है मोहम्मद गोरी साहब की विजय हुई थी, ठीक है भाई। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, तो है ना, तो भारत के साथ जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी की सीमा आपको जो है लगता है बांग्लादेश के साथ। इसे गिन लीजिएगा, कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो 5 स्टेट के साथ बांग्लादेश जुड़ा हुआ है भारतीय राज्य से, ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, है ना, तो इसकी सीमा लगी हुई है नेपाल के साथ। पाकिस्तान के साथ गुजरात, पंजाब, राजस्थान, है ना, जम्मू कश्मीर। इसके अलावा भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगी हुई है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ममियाना इसका जो है शॉर्ट ट्रिक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बता रखा है कि जो भी यहाँ पे जो पड़ोसी देश हैं आपके, जो सीमा साझा करते हैं, उनके देश में कौन सी भाषा, है ना, कौन सा नृत्य, कौन सा हाईएस्ट पीक, ये सभी के सभी मैंने पास्ट में क्लियर करा दिया है। तो मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, है ना। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपसे अच्छे एग्जाम में पूछते हैं, भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट सभी जानते हैं, लेकिन कहाँ है, तो निकोबार में है ना। इसके अलावा उत्तरोत्तर बिंदु, है ना, उत्तरी नॉर्दर्न, तो ये आपका जो है इंदिरा कॉल है, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी बिंदु गौर माता कहाँ पे है, गुजरात में। और पूर्वी बिंदु किबिथु कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये चारों जो हमारा मुख्य भूमि का बिंदु है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा माफ कीजिएगा, मुख्य भूमि का तो दक्षिणी आपका जो है इंदिरा पॉइंट नहीं है, कन्याकुमारी है। मतलब जो ओवरऑल जो बिंदु पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी है, ध्यान रखिएगा। ये चारों मैंने यहाँ पे लिख रखा है और किस स्टेट में। इसके अलावा जनवरी 2021 में किस शहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया, है ना। तो उत्तर भारत की ये सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा पार्क होंगे, ये चंडीगढ़ में उद्घाटित किए गए हैं जनवरी के अंदर। इसमें क्या एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकता है, आप डायरेक्ट ध्यान रखें। सौर ऊर्जा की बात है तो रूफटॉप योजना और मोढेरा गाँव ध्यान रख लीजिएगा। मोढेरा गाँव गुजरात में है। ये सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम जो है ग्राम है इंडिया के अंदर, है ना। अभी एक और गाँव जो है आपका कुंगथोंग गाँव है, जो खासी क्षेत्र में है। तो ये भी जो है आपके जो पर्यटन आते हैं ना, पर्यटन को आकर्षण करने वाला गांव बना है, उसको मैं कल बता दूंगा किसी अच्छे से, है ना, दूसरे प्रश्न में। लेकिन यहाँ पे ऐसे गांव का बात आया तो बता दिया। तो मोढेरा जो है आपका ध्यान रखेंगे सौर ऊर्जा वाला बात में। बाद बाकी चंडीगढ़ में जो है सौर ऊर्जा से फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन करा गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। भारतीय संविधान के जो भाग 3 है, इसमें मौलिक अधिकार हैं 6 प्रकार के, और मौलिक अधिकार वाले भाग को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी एक क्वेश्चन आता है, तो वुड के डिस्पैच है, वुड के डिस्पैच इसे कहा जाता है आपका भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, है ना। इसके अलावा मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो 14 से 18 है, इसे हम इक्वलिटी का राइट कहते हैं। 1922 जो है ये फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 और 24 दोनों को अलग से याद रखना है। 23 जो है बलात्श्रम पे रोक और 24 बाल श्रम पे निषेध है। 25 से 28 है ये धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है। 31 जो है निरसित है, क्योंकि इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसके अलावा आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी जो अपनी कोई भी व्यथा लेकर के जाते हैं मौलिक अधिकार के हनन होने पे, तो ये जो है आर्टिकल 32 का प्रयोग करके ही जाते हैं, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं।
अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 9 में ग्राम पंचायत है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है ना। भाग 4 में आपका डीपीएसपी है ना। भाग 5 में आपका जो है संघ है, यूनियन है ना। भाग 6 में आपका राज्य है, स्टेट है। भाग 7 जो है ना, भाग 7 एक सेकेंड केंद्र, हाँ ठीक है ठीक। भाग 7 निश्चित है। भाग 8 जो है यूनियन टेरिटरीज है। इस प्रकार से आप संविधान के भाग को जरूर याद रखें भाई, है ना, काम आएगी। इसके अलावा मानव मस्तिष्क के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो दृढ़ तनिका कहते हैं। दृढ़ तनिका को अंग्रेजी में ड्यूरामीटर भी कहते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। जो आपका जो माथा है, जो खप्पर बाहरी वाला खोल में जो बंद है, इसे दृढ़ तनिका कह सकते हैं। ये एक मजबूत आवरण प्रदान करते हैं जो आपके मस्तिष्क में चोट वगैरह लगने से रोकता है, ठीक है ना। इसके अलावा हृदय, यहाँ पे मस्तिष्क के बारे में और भी कुछ है क्या, सबसे बारी में जो मस्तिष्क लगता है ये बहुत मजबूत, ठीक है। इसके अलावा हृदय के बाहरी आवरण, हृदय के भी खोल होते हैं जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, चूंकि कार्डियो शब्द ही हृदय को इंगित करता है, जैसे कार्डियोलॉजी, कार्डियोग्राफ, है ना। तो भाई ये जो पेरिकार्डियम है, ये जो है हार्ट के खोल है, कवच है ना। इसका निर्माण किससे होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो इसमें दोहरी भित्ति वाली झिल्ली के द्वारा बना होता है। कौन, पेरिकार्डियम, ठीक है। इसी हृदय को आघात से बचाया जाता है। इसके अलावा मानव मस्तिष्क में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष स्थित होती है। आप जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि पीयूष है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, तो ये मस्तिष्क में होता है। तथा मानव मस्तिष्क के सबसे कम सेल डिवीजन होता है, यानी मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम जो है आपका सेल डिवीजन होता है। इसीलिए मोटरसाइकिल पे हेलमेट जो है आपका पहन के जाने के लिए बोलता है, क्योंकि चोट लगेगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा। मानव के हृदय जो है 4 कक्षा वाला होता है। जो भी स्तनधारी है सबके 4 कक्षा वाले हट होते हैं, स्तनधारी और पक्षी के, ठीक है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मानव में समान टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। फेराइड में बात करेंगे तो 98.67 के करीब होगा, है ना, और के में बात करेंगे तो 310 केल्विन होगी। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, पसली की संख्या 12 जोड़ी यानी 24, हड्डियों की संख्या 206 और आपका जो मांसपेशियों की संख्या है 639 के करीब होती है। 640 भी कहीं कहीं लिखती है, इसलिए मैंने करीब शब्द का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य में संबंधों को किस वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। इकोनॉमिक्स से ये वक्र वाला क्वेश्चन काफी आपके एग्जाम में आते हैं, इसे डायरेक्ट याद कर लेने में ही आपकी भलाई है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को जो रिलेट करेगा ये फिलिप्स वक्र होता है, ठीक है। फिलिप्स ये आदमी के नाम पे होते हैं भाई, है ना। फिलिप्स वक्र जो है ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को रिलेट करता है। फिलिप्स साहब कहते हैं कि जब मुद्रास्फीति बढ़ जाता है तो रोजगार जो है बढ़ता है, ठीक है। यानी मुद्रास्फीति के बढ़ने से बेरोजगारी घटती है ना, और मुद्रास्फीति के घटने से बेरोजगारी बढ़ती है ना। ये बात भी सही है, ठीक है। सामान महंगा होगा ना, बहुत सारे आदमी काम पे लग जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये जो है आपके फिलिप्स वक्र बताते हैं। इसके अलावा लॉरेंज वक्र क्या कहता है कि लॉरेंज वक्र जो है, यहाँ पे बकरा लिखा गया है, लॉरेंज वक्र के द्वारा धन वितरण की असमानता को निरूपण किया जाता है। आय के जो असमानता है ये आपको किससे डिनोट करेंगे, आय के असमानता, सीधे सीधे आय के असमानता, ये किस वक्र द्वारा, तो ये आपका हो जाएगा लॉरेंज वक्र, ठीक है। एक लॉफर वक्र है, इसके द्वारा टैक्स के बीच में संबंध स्थापित करी जाती है। एक कुजनेट वक्र है, आर्थिक विकास और जो है नेचुरल चीज के बीच में जो है आपका संबंध स्थापित करा जाता है, ग्राफ निरूपण किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ये चारों वक्र को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में हो ना हो डायरेक्ट इस चारों में से एक छपे। इसके अलावा सितंबर 2023 में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली हाइड्रोजन बस की शुरुआत की गई है। जो पहली हाइड्रोजन बस की शुरुआत है ये दिल्ली में करी गई है अभी है ना, 2023 के अंदर, अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, ठीक है। इस बस की शुरुआत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फीता काट करके किया है ना। फीता काट समझ रहे हैं ना, झंडा दिखाना, फीता काटना, इस प्रकार से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है एग्जाम में कि कौन से मंत्री ने उद्घाटन किया, तो आपने बताना है हरदीप सिंह पुरी। भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल गुजरात में लगाया गया था, कल ही बताया था। भारत में ई कैबिनेट प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड था। हाल में एक और राज्य अपनाया है, चौथा राज्य त्रिपुरा बना है जो ई कैबिनेट प्रणाली को अपनाया है। तो चौथा बना है तो मतलब 4 गो होगा, तो एगो उत्तराखंड, एगो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य में जो है ई कैबिनेट चलता है। इसके अलावा ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है, तो ललिता और नंदिनी बहनें जो है ये आपके बैलिन बजाती हैं, ठीक है। इन्हें बैलिन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। एगो 7 सिस्टर होता है, 7 सिस्टर, तो 7 सिस्टर राज का नाम है और ये है बैलिन सिस्टर भाई, ठीक है। इसके अलावा
एक झावेरी सिस्टर है, तो झावेरी सिस्टर जो है ये आपका मणिपुरी नृत्य के लिए मशहूर है, दर्शना, नैना, सुवर्णा। और सिंह सरनेम भी हमने कहा है कि मणिपुरी नृत्य से ही चलता है, मणिपुरी नृत्य से विपिन सिंह, है ना, गोपाल सिंह, स्वर्णिक सिंह, जो भी है ना। इसके अलावा वायलिन के अन्य कलाकार में लालगुडी विजय लक्ष्मी, बी शशि कुमार, पी एस नायर, बाला भास्करन, ये सभी के सभी वायलिन बजाते हैं भाई। इसके अलावा रेड्डी फैमिली ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, गद्दाम पद्मजा रेड्डी बोलते हैं इसे। तो ये सभी के सभी जो आपके कुचिपुड़ी नृत्य के नर्तक हैं, नर्तक और नर्तकी। इनके अलावा किस हेलीकॉप्टर ने 2023 में भारतीय नौसेना के युद्ध पोत पर पहले समुद्री लैंडिंग की, है ना। तो अभी 2023 में समुद्री लैंडिंग किया है भारतीय नौसेना के पोत पर, वो भी स्वदेश निर्मित पोत पे। बहुत बड़ी बात है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार आपने राफेल से कई सारे क्वेश्चन अटेंड किए होंगे एग्जाम के अंदर, उसी प्रकार से ये MH-60R ये हेलीकॉप्टर का नाम है, रोमियो हेलीकॉप्टर। ये अमेरिका से भारत जो है खरीद किया है। तो जब फ्रांस के खरीद पे इतने क्वेश्चन, तो अमेरिका के खरीद पे क्यों क्वेश्चन नहीं भाई? तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये जो MH-60R हेलीकॉप्टर है, जो INS विक्रांत, जो हमारे स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है, इस पे लैंडिंग कराया गया है, ठीक है। और ये वाली जो हेलीकॉप्टर है ये किस देश से आ रहे हैं? तो अमेरिका से आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समय ही करार हुआ था, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अहर्ताएं आवश्यक नहीं है ना। जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हो तो अहर्ताएं होती है भाई, आपकी उम्र 1 अगस्त को 19 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। आपकी जो ग्रेजुएशन है इतने ईयर में होना चाहिए। इसी प्रकार से जो सर्वोच्च न्यायालय की जो कोई भी जस्टिस होते हैं या न्यायाधीश है, उनके लिए क्या क्या अहर्ता नहीं है, ऐसा बोल रहा है ना। तो किसी ऑप्शन में जो दिया गया, आंसर में जो दिया गया है, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में सेवा देना, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय में, है ना, जस्टिस बनना है, न्यायाधीश बनना है, जज बनना है, तो आपको कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के समकक्ष न्यायालय में एडवोकेट के तौर पे काम करना होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, क्योंकि गलत ही चुनना है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु अर्हता वह भारत की नागरिक होनी चाहिए, कम से कम 5 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर काम कर चुका हो, एक तो ये है। इसके अलावा या यहाँ पे या लिखा है, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में, है ना, कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, तब आप जो है जस्टिस बन सकते हो, है ना। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की गठन 1950 में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम कब बना था? 1956 में बना था। इसी के तहत जो है समय समय पे आपके न्यायाधीशों की संख्या में जो है चेंजेस होते रहते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय बना था तो उस समय आपको जो है टोटल नंबर ऑफ जो जज हैं कितने थे? तो 8 रखा गया था। लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ जज कितने हो सकते हैं? तो 33 + 1 34 हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ साहब हैं, जिन्होंने UU ललित का स्थान लिए हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस हीरालाल जे कन्या, है ना। इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाने वाला पहला राजस्थान बना है, करंट का क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, चाहे कोई भी मुख्य न्यायाधीश, चाहे ऐसे सिंपल न्यायाधीश, तो रिटायरमेंट की जो मैक्सिमम एज है 65 वर्ष, लेकिन हाई कोर्ट में 62 वर्ष, ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 124 से 147 के मध्य है, और 129 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है रिकॉर्ड न्यायालय है। और रिकॉर्ड न्यायालय क्या होता है? मैंने पहले ही बताया है कि रिकॉर्ड न्यायालय जैसे एक चीज के लिए कोई एक गुनाह के लिए जो सजा देगा, उसको जो है रिकॉर्ड के तौर पे सहेज के रखा जाएगा। और उससे नीचे वाला जो न्यायालय है, हाई कोर्ट, है ना, ऐसे मामले में सीधे सीधे ये हवाला देते हुए कि ऐसे चीजों पे जो है इतनी सजा मिली है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो हम भी देके निपटारा पाते हैं। तो इससे क्या होती है? टाइम वगैरह बचती है, और जो है परंपरा भी बनती है कि बड़े का फॉलो छोटो कर रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय भी रिकॉर्ड न्यायालय है, और आपका जो है हाई कोर्ट वो भी रिकॉर्ड न्यायालय है ना। हाई कोर्ट भी रिकॉर्ड न्यायालय है, ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय भी है। इसके अलावा बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान को जो कर्नाटक में स्थित है के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? ठीक है, तो ये काबिनी नदी बहती है। बादीपुर कर्नाटक में आप जानते हैं बादीपुर नेशनल पार्क है, तो इसके बीच में कौन सी नदी है? तो काबिनी। अब ऐसे जो भी प्रश्न है मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। काबिनी नदी जो है ये कर्नाटक में कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, कल या परसों जिक्र कर लिया था हमने। जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच कौन सी नदी? तो आपका रामगंगा नदी बहती है। अच्छा, जिम कार्बेट या
नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क, इसका बदला हुआ नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, बता दिया था, है ना। तो इसके बीच जो है इसी नदी के नाम पे इसका नाम रखा गया क्योंकि रामगंगा नदी बहती है और रामगंगा नदी गंगा की प्रथम सहायक नदी है। देवप्रयाग में जब गंगा बन जाती है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद जब आगे चलती है उत्तराखंड के अंदर। तो इसके अलावा दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ना, जो मणिपुर में है। तो इसके बीच में कौन सी नदी या झील है, तो लोकटक झील है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किस नदी प्रणाली में है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली कहां पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप ग्रीनलैंड, ये जो है किस महासागर के बीच में है, तो अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच की जो एरिया है ये ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है भाई, डेनमार्क की भी इस पे कब्जा है। इसके अलावा अगला जून 2023 में आए तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया था। आप जानते हैं बिपरजॉय राजस्थान वगैरह गुजरात वगैरह में काफी तबाही मचाया था, तो ये बिपरजॉय का नामकरण जो है बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। यह तूफान कहां आई थी, अरब सागर में आई थी। इस तूफान ने भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी हिलाया था। इसके अलावा मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए तूफान को क्या नाम दिया गया, असनी, और ये असनी नाम कौन दिया था, श्रीलंका। ठीक है भाई। इसके अलावा सितरंग तूफान का नाम कौन दिया था, थाईलैंड। अरब सागर में आई तूफान तौते, तौते का नामकरण कौन किया था, म्यांमार। तो इस प्रकार से कुछ एक तूफान है जिनका आप कौन सा नाम दिया है ध्यान रख लेंगे क्योंकि आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो। इसके अलावा प्रति वर्ष भारत में हथकरघा दिवस के रूप में कब मनाते हैं, 7 अगस्त को। पहली बार कब मनाया गया, 2015 में। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने इसको चालू किया हथकरघा उद्योग से रिलेटेड, मतलब हथकरघा उद्योग तो नहीं है लेकिन हथकरघा दिवस इसलिए चलाते हैं कि जब आप जानते हैं कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था इसके विरोध में हमने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन 1905। ठीक है, इस स्वदेशी आंदोलन में विदेशी चीजों का बहिष्कार किया गया था और राष्ट्रीय चीजों के उपयोगिता पे बल दिया गया था। तो इसी को याद को तरोताजा करते हुए ये चीज जो है 7 तारीख को हुई थी, तो इसीलिए हम 7 तारीख को हथकरघा उद्योग मतलब दिवस मनाते हैं, यही चीज में लिखा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ना पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पे 29 जून को। इसके अलावा ये जो है खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता दिवस वल्लभ भाई पटेल के 31 अक्टूबर को। इसके अलावा जो आपका है पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। स्टार्टअप इंडिया दिवस 16 जनवरी को, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी के दिन से ही हुआ था। ठीक है, तो ये सब कुछ एक बातें और आपको ध्यान रखना। ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। पीडीएफ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां लिंक क्लिक करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।